हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन के इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड में हम लोग दो चीज़ को कवर किया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड अगर बनाना हमको हो, इन जनरल रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं, अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया जाए हैलाइड से, तो हमको एराइल हैलाइड मिल जाता है। तो हमको जो होता है एराइल हैलाइड मिल जाता है। एराइल हैलाइड जो होता है, ऐसे हैलाइड यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड चार में से कोई भी हो सकता है। अगर फ्लोराइड होगा और बेंजीन के ऊपर फ्लोराइड लगा होगा, उसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। क्लोरीन लगा होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन लगा होगा या ब्रोमाइड लगा होगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और आयोडाइड लगा होगा तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। हो जाएगा आयोडोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार दे सकते हैं एराइल हैलाइड के चार डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में फर्दर हम इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का सबसे जो पहला मेथड होता है वो एनिलीन से हम लोग इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। जितने एराइल हैलाइड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस जो होता है एनिलीन से कर सकते हैं। तो एनिलीन का क्या करते हैं, डाईएजोटाइजेशन सबसे पहले किया जाता है। डाईएजोटाइजेशन करते हैं। इसमें सोडियम नाइट्रेट और HCl को 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराया जाता है तो ये जो होता है डाइजोनियम क्लोराइड बना देता है, एक साल्ट बना देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो इसका सबसे पहले रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। अगर हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर हीट कर दिया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो ये जो होता है क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाता है। अगर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो ये एक नेम रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन बोला जाता है इसको है। या फिर कॉपर और क्लोरीन के साथ अगर हीट कर दिया जाए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो भी हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली बोला जाता है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन इसको बोला जाता है, एक नेम रिएक्शन होता है। या फिर सिमिलरली क्यूप्रस क्लोराइड की जगह हम लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। इसके साथ हीट किया जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। हमको एज ए प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा। या फिर हम लोग गाटरमान रिएक्शन भी कर सकते हैं। ब्रोमीन के साथ कॉपर मेटल ले लेते हैं, ब्रोमीन के साथ हीट कर दिया जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर आयोडोबेंजीन हमको बनाना है, आयोडोबेंजीन अगर बनाना है यहाँ पे हमको है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इक्वस पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है आयोडोबेंजीन में चेंज हो जाता है। या फिर अगर फ्लोरोबेंजीन हमको बनाना है, नेक्स्ट देखते हैं जो हमको अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, इसको HBF4 से रिएक्शन करा देंगे तो हमको फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसमें एक ये इंटरमीडिएट बनता है, साल्ट जैसा एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसको फर्दर हीट किया जाता है तो हमको फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाता है। ये तो पहला मेथड हुआ एनिलीन से हम लोग एराइल हैलाइड कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन चारों बना सकते हैं।
लेकिन सेंट मायर रिएक्शन से बस क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की ही सिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन का। सेंट मायर या गाटरमान रिएक्शन हम लोग से इसकी सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसकी सिंथेसिस अगर आयोडोबेंजीन हमको बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे हम लोग कोई आयोडीन प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे HiO4 ले सकते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, I2 प्लस HNO3 भी ले सकते हैं। और फ्लोरिनेशन के लिए HbF4 का इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ किया जाता है। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन। अगर हम लोग बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दिया जाए लेविस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ लेविस एसिड की प्रेजेंस में अगर इसका हम लोग हेलोजिनेशन कर दिया जाए या कराया जाए बेंजीन का, तो हमको जो होता है एराइल हैलाइड मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अगर क्लोरीन का रिएक्शन फेरिक क्लोराइड से करा दिया जाए 310 या 320 केल्विन टेम्परेचर पे, ये जो होता है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड होता है वो एज ए लेविस एसिड होता है, एज ए कैटलिस्ट होता है ये। एक्चुअली यहाँ पे जो क्लोरीन का रिएक्शन अगर हम लोग FeCl3 से करा देते हैं तो एक रिएजेंट बनता है Cl पॉजिटिव, ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक्चुअली हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो जो बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो जो हम लोग इसमें लेविस एसिड लेते हैं तो वो क्लोरीन से रिएक्शन करके Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, वो फर्दर बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, तो वो इस क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन का दोनों का रिएक्शन और मैकेनिज्म जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन आयोडीन के लिए क्या होता है कि इसे हम लोग देख सकते हैं आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल। अगर डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन कराया जाएगा तो वो जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। शो द फॉर्मेशन फॉर आयोडीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी यूज। इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। फर्दर हम लोग देख सकते हैं अगर बेंजीन का रिएक्शन डायरेक्ट आयोडीन से कराया जाएगा, अगर बेंजीन का रिएक्शन I2 से ओनली कराया जाए तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस HI बन जाएगा। तो जो HI होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा। इसलिए फिर हमको बेंजीन ऑब्टेंड हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आयोडीन लिया जाएगा तो ये रिएक्शन जो हो जाएगी रिवर्सिबल हो जाएगी। इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है ताकि रिवर्सिबिलिटी को हम लोग स्टॉप कर सकें, रोक सकें, और फर्दर हमको आयोडोबेंजीन मिल सके। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हेलोजिनेशन से भी हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे बहुत एक स्पेशल केस है आयोडीनेशन का, जो पर्टिकुलरली जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही पाया जाता है। इसलिए हमको यहाँ पे आयोडोबेंजीन का अगर हम लोग आयोडीनेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फर्दर हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग उठाते हैं क्लोरोबेंजीन का, और उसको हम लोग देखते हैं उसकी सिंथेसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और HCl जिंक क्लोराइड के साथ करा दिया जाए तो ये जो होता है क्लोरोमेथाइलेशन रिएक्शन होता है। इसमें जो होता है CH2Cl ग्रुप जो होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है क्लोरोमेथाइलेशन रिएक्शन। इसमें इसका अगर IUPAC नाम देखा जाए तो ये जो हो जाएगा आर्थो और पैरा क्लोरो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, ये बेंजिल क्लोराइड। तो जो पहला रिएक्शन हम लोग देखे हैं वो क्लोरोमेथाइलेशन रिएक्शन देखे हैं। दूसरा रिएक्शन हम क्लोरीन का हम लोग क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं, क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड एज ए लेविस एसिड। इसके लिए ये जो होता है लेविस एसिड होता है, और ये जो वर्क करता है वो एज ए
कैटलिस्ट वर्क करता है। इसको यहाँ पे इस्तेमाल जो होता है कैटलिस्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो होता है डाई हैलाइड बन जाता है। तो अगर आईपीएसी नाम देखा जाए तो आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमको इस मेथड से मिल जाएगा। अगर हमको डाई हैलाइड बेंजीन का अगर डाई हैलाइड बनाना है तो क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का हम लोग क्लोरिनेशन करा देते हैं किसी भी लेविस एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और थर्ड रिएक्शन इसका देखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन अगर सल्फोनेशन करा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 या सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में करा दिया जाए तो सल्फोनेशन जो होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे हो जाता है। आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। जो पैरा होता है वो मेजर होता है और जो आर्थो बनेगा यहाँ पे ये माइनर बनेगा, क्योंकि आर्थो पे क्या होता है स्टेरिक फैक्टर वर्क करने लगता है, इसलिए इसकी इल्ड जो होती है, इसकी उत्पाद या प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट ये जो होता है उसकी इल्ड जो होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। इसलिए जो आर्थो बनेगा वो माइनर बनेगा और जो पैरा बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 रिएक्शन देखा क्लोरोबेंजीन का। पहला जो हम लोग देखे हैं क्लोरोमिथाइलेशन, दूसरा क्लोरिनेशन और तीसरा सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन करा दिया जाए, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा दिया जाए। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन में हम लोग यूज करते हैं एक लेविस एसिड लेते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं और एसाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड की जगह पे हम लोग एस्टिक एनहाइड्राइड भी इस्तेमाल या यूज कर सकते हैं। अगर करा दिया जाए तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हो जाएगा एसिटाइलेशन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो पैरा क्लोरोएसिटोफिनॉन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होता है स्टेरिक फैक्टर की वजह से जो पैरा प्रोडक्ट पैरा आइसोमर होता है वो मेजर होता है और जो पैरा मेजर होगा और आर्थो आइसोमर जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अगर एसाइलेशन कराया जाएगा क्लोरोबेंजीन का तो हम लोग को पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन मिल जाएगा एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरा रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन करा दिया जाएगा तो आर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाता है। और नाइट्रेशन में जो होता है आर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। नाइट्रो ग्रुप जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टेरिक फैक्टर वर्क करता है, इसलिए जो आर्थो होता है वो माइनर होता है और पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट की तरह हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का कैसे हम लोग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरोबेंजीन कैसे शो करता है। पहला हम लोग देखें कि क्लोरोबेंजीन का मिथाइलेशन करा सकते हैं या फिर क्लोरिनेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन या फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन करा सकते हैं या फिर हम लोग लास्टली इसका नाइट्रेशन करा सकते हैं, जो कि आर्थो और पैरा पोजीशन में नाइट्रेशन होगा, जिसमें कि पैरा पोजीशन जो होगा स्टेरिक फैक्टर की वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हम लोग हैं, देखते हैं कुछ और रिएक्शंस इसके देखते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग निकिल और एल्युमिनियम का एलॉय लेते हैं और NaOH के साथ हीट कर दिया जाए, एक्चुअली ये जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और ये जो होता है एक एलॉय होता है। रिड्यूस कर दें तो क्लोरोबेंजीन जो हो जाएगा बेंजीन में कन्वर्ट होगा। और क्लोरोबेंजीन हमको बेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, निकिल एल्युमिनियम के मिक्सचर को लेके NaOH के साथ हीट कर दिया जाएगा तो हमको जो है बेंजीन मिल जाएगा। या सेकंड मेथड में कर सकते हैं हम लोग का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया जाए तो हमको जो मिल जाएगा एनिलीन मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमको मिल जाएगा वो एनिलीन मिल जाएगा। हमको यहाँ पे एनिलीन में अगर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन हमको ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे, अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो हमको एनिलीन मिल जाएगा। या फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ अगर बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दिया जाए हाई टेम्परेचर पे तो ये जो होता है सोडियम फेनॉक्साइड बना देगा। सोडियम फेनॉक्साइड में ऑब्टेंड हो जाएगा हमें।
या फिर क्लोरोबेंजीन का हम लोग फिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन भी करा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लिया जाता है, एज ए कैटलिस्ट लिया जाता है, जिसका मिथाइल क्लोराइड की उपस्थिति में करा देते हैं। तो हमको प्रोडक्ट जो होता है आर्थो पैरा क्लोरोटॉल्विन मिल जाता है, जिसमें कि पैरा जो हो जाएगा वो मेजर हो जाएगा और जो आर्थो हो जाएगा वो माइनर हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड और सोडियम मेटल की उपस्थिति में करा देते हैं। एक्चुअली एक ये नेम रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसका एक नाम होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड की जगह मीन्स हम ले सकते हैं मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं के साथ सोडियम धातु के साथ हीट कर देंगे या रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वुड जो फिटिंग रिएक्शन जो होता है वहाँ पे भी सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज़ को याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम और ड्राईथर से करना, ड्राईथर एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है। मिथ क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल को ले लें और सोडियम मेटल से करा दिया जाए, तो इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो ये भी इसमें भी जो होता है वो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन ये भी होता है। तो यहाँ पे हमको 2 रिएक्शन देखने को मिल सकता है, एक तो है वुड जो फिटिंग रिएक्शन, दूसरा फिटिंग रिएक्शन। दोनों में जो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग। तो ये जो बन जाएगा बाईफिनाइल बन जाएगा। यहाँ पे हमको बाईफिनाइल बनाना है तो क्या करेंगे, फिटिंग रिएक्शन करा दिया जाएगा, तो हमको बाईफिनाइल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हम लोग हैं अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स में या बहुत सारे अप्लीकेबल केमिकल्स बनाने में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी का फॉर्मेशन कैसा किया जाएगा, तो एक्चुअली डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, 2,2-bis पैरा क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। इसका जो होता है IUPAC नाम होता है। इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज जो होता है ये यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, या फिर किल मॉस्किटो। अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो ये जो होता है वो मॉस्किटो को किल करने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। और ये जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से, और ये केमिकली हैजार्डस होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर इंटेक कर ले ह्यूमन बींग्स या कोई एनिमल इंटेक कर ले इसका, तो वो जो होता है उसके लिए बहुत उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में इसको जो है बैन कर दिया गया है। इंडिया में या किसी भी कंट्री में डीडीटी को बैन कर दिया गया है। हाँ, अगर इसको हम लोग को फॉर्मेशन की बात किया जाए कि इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, डीडीटी का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो हम देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल को लेके हम लोग क्लोरल से रिएक्शन करा दें। अच्छा, क्लोरल अगर देखें हम, क्लोरल बनेगा कैसे, अगर क्लोरल हमको बनाना है तो क्या करेंगे, CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। अगर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन प्लस NaOH से कराते हैं, तो ये जो हो जाएगा क्लोरल में चेंज हो जाएगा CCl3CHO। इसी का नाम होता है क्लोरल। एक्चुअली ये मेन रिएक्शन जो होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन से आता है। ये स्टेप हेलोफॉर्म रिएक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका हेलोफॉर्म रिएक्शन का। तो क्लोरल बनाने के लिए जो हम लोग रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन का यूज किया जाता है, या हेलोफॉर्म में जो रिएजेंट यूज किया जाता है क्लोरीन और NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल को लेकर क्लोरल से करा देते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 उसमें ऐड किया जाता है, एज ए कैटलिस्ट ऐड किया जाता है। तो ये जो होता है ये चेंज हो जाता है DDT में, हमको मिल जाता है DDT।
तो इस प्रकार कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है क्लोरोबेंजीन DDT बनाने में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तो जो इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरोबेंजीन का करते हैं, क्लोरल का और कंसनट्रेट H2SO4 का करते हैं, तब हमको जो हो जाता है वो DDT मिल जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में या अदर कंट्रीज में DDT बैन्ड है, टोटली कम्प्लीटली बैन है ये। और दूसरा रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, अगर ये दूसरा रिएक्शन है एरोमेटिक, दूसरा रिएक्शन जो हमारा है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NaOH फर्स्ट स्टेप में क्या करती हैं इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन ए है इसमें Na 5% NaOH लेते हैं जो कि 433 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। NaOH को तोड़ा जाएगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव ये बनता है वो जो होता है काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये फर्दर क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है और Cl को रेजोनेंस के थ्रू Cl को बाहर कर देता है और यहाँ पे OH लग जाता है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ वो क्या करता है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो जो कार्बन और Cl के बॉन्ड के पोलरिटी को जो तो बढ़ाता है, रिएक्शन के रेट को और बढ़ाता है। अगर हम तो सब्सिक्वेंटली अगर हम लोग क्या करें कि नाइट्रो ग्रुप को एक एक करके बढ़ाया जाए, देख सकते हैं हमने 3 रिएक्शन लिखे हैं A, B और C। तीनों में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या किया, पैरा पोजीशन में नाइट्रो लगाया है, यहाँ आर्थो और पैरा दोनों लगाया है, यहाँ दोनों आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, एक एक ग्रुप हमने बढ़ाया है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या करेगा, जितना विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन पे बढ़ाएंगे वो इस Cl और कार्बन की बॉन्ड, जो बॉन्ड उसकी पोलरिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा और रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं जब हम एक नाइट्रो पैरा पर लगाए हैं तो यहाँ पे 5% NaOH प्लस हीट लेना पड़ रहा है 433 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन जब 2 नाइट्रो लगा देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 5% लिए थे लेकिन यहाँ पे इक्वल NaOH लेंगे, थोड़ा डाइल्यूट ले सकते हैं हम लोग हैं, और टेम्परेचर को थोड़ा यहाँ पे हमने कम कर दिया है। तो हमको क्योंकि इसकी जो क्लोरीन और कार्बन की बॉन्ड की पोलरिटी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू ए के। अगर तीनों पोजीशन पे लगा दिया जाए, अगर दोनों आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पे लगा दिया जाए तो इसका जो नाम हो जाएगा वो पिक्रिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कंसनट्रेट NaOH लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बॉन्ड की पोलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सिंपली अगर H2O से भी रिएक्शन करा दिया जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, Cl को हम लोग ईजिली H2O से भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो हमको जो C वाला रिएक्शन है उसमें हमको मिल जाएगा पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो अगर तीनों रिएक्शन को हम लोग सबस्ट्रेट को अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग देख सकते हैं, अगर रिएक्टिविटी की बात किया जाए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा जाए कि रेट किस में फास्ट होगा, तो रेट सबसे फास्ट जो होगा C में होगा, फिर उसके बाद B में होगा, फिर उसके बाद A में होगा। तो ये ऑर्डर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों एग्जाम्पल दे दिए, तीनों सबस्ट्रेट दे दिए जाएंगे A, B और C, और पूछा जाएगा कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। तो इस प्रकार हम लोग देखा है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्दर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू बेंजाइन मैग्नीज्म। बेंजाइन जो होता है एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट है जो कि एक इंटरमीडिएट है जो कि न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज, न्यूट्रल या उदासीन होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू बेंजाइन मैग्नीज्म देखा जाए तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है इसमें है, सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद एडिशन किया जाएगा। तो जब एलिमिनेशन किया जाता है तो हमको जो होता है यहाँ पे एलिमिनेशन, आफ्टर एलिमिनेशन हमको बेंजाइन मिल जाता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसा हमने कि नीचे दिखाया भी है, अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग सोडामाइड से कराते हैं, NaNH2 से करा दिया जाए, सोडामाइड जो होता है, जो एमाइड होता है, वो NH2 जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो इसके अंदर इतना पावर होता है कि वो एरोमेटिक प्रोटॉन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो जो NH2 नेगेटिव है वो एज ए बेस वर्क करेगा यहाँ पे,
और बेंजीन के प्रोटॉन को ले लेगा, नेगेटिव करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, बेंजीन की रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होगा और क्लोराइड आयन को बाहर कर देगा, और ये बना देगा एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं आर्थोबेंजाइन बोला जाता है। इसका जो नाम होता है वो आर्थोबेंजाइन होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और ये अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब बेंजाइन का रिएक्शन अगर सोडामाइड से करा दिया जाएगा तो हमको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर मान लो हम जो क्लोरीन की पोजीशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई आइसोटोप ले लेते हैं या फिर उसको मार्क कर देते हैं ऐसे हैं, तो देख सकते हैं दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर जो न्यूक्लियोफाइल है, इफ़ द न्यूक्लियोफाइल इज अटैक एट द पोजीशन ऑफ लिविंग ग्रुप, यहाँ पे Cl जो है वो एक लिविंग ग्रुप है, अगर लिविंग ग्रुप की पोजीशन पे अटैक करता है जो न्यूक्लियोफाइल है तो उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप, सपोज यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ लगा है, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बेंजाइन पे जब आर्थोबेंजाइन पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो उसमें दो प्रकार के अटैक होते हैं, या तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर साइन सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन में तो जैसे हमने बताया कि अगर लिविंग ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल अगर है लिविंग ग्रुप की पोजीशन पे अटैक अगर करता है तो उसको इप्सो बोला जाता है, या फिर अगर न्यूक्लियोफाइल जो है लिविंग ग्रुप की बगल वाले कार्बन पे अटैक करता है तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बेंजाइन पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म कराया जाएगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, इप्सो प्रोडक्ट और साइन प्रोडक्ट बनता है थ्रू द बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बहुत सारे रिएक्शंस में पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडामाइड से करा दिया जाएगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो इसको याद रखेंगे। अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग सोडामाइड से करा दिया जाए तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो आर्थोबेंजाइन बनता है। सिंपल बेंजाइन भी बोल सकते हैं, या फिर इसका जो कंप्लीट देखा जाएगा तो इसको आर्थोबेंजाइन बोलते हैं, क्योंकि बेंजाइन में जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आर्थोबेंजाइन, पैराबेंजाइन और मेटाबेंजाइन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जब इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे वहाँ पे हम अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे कि बेंजाइन क्या होता है, मेटाबेंजाइन क्या होता है और पैराबेंजाइन क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए, जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे हम लोग क्लोरोबेंजीन लिया, बेंजीन पे क्लोरीन है और इसके सिवा कोई भी और सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा हुआ है। अगर क्लोरोबेंजीन और एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए, मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, मिथाइल ग्रुप जो होता है यहाँ पे काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो बेंजीन रिंग के अंदर ये इंक्रीज करता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है ए में, क्लोरोबेंजीन की अगर सोडामाइड का रिएक्शन एराइल हैलाइड से करा दिया जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमको बेंजाइन मिल जाएगा या आर्थोबेंजाइन मिल जाएगा, जिसका फर्दर अटैक जो हो जाएगा या तो इप्सो पोजीशन पे होगा या तो इप्सी पोजीशन पे होगा या फिर साइन पोजीशन पे होगा। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है इप्सो पोजीशन पे होता है, अगर इप्सो पोजीशन पे होता है देख सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है साइन पोजीशन पे अटैक करता है एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप तो यहाँ पे जो होता है जो नेगेटिव चार्ज आता है वो आर्थो पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करता है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज देखो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो जो होते हैं डिस्टेबलाइज्ड होते हैं।
डिस्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करता है, वो और बढ़ा देता है, वो और अनस्टेबल हो जाता है या डिस्टेबल हो जाता है। अगर यहीं पे अगर किसी भी एनायन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो जो हो जाएगा, वो जो एनायन होगा वो स्टेबल हो जाएगा या उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो जो इप्सिस पोजीशन पे जब अटैक होगा देखेंगे नेगेटिव आर्थो से मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या है, थोड़ा दूर है, एक कार्बन दूर है, लेकिन यहाँ पे क्या है जस्ट एडजेसेंट, या दूसरे वाले केस में जब साइन सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप के एडजेसेंट में रहेगा, तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा यहाँ पे, तो इस जो कार्बेनाइन है ये इसको अनस्टेबल कर देगा ये। इसलिए यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा जो बनेगा इप्सो प्रोडक्ट बनेगा, न कि साइन प्रोडक्ट बनेगा। ये जो हमारा है इप्सो प्रोडक्ट है और ये जो हो जाएगा वो साइन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो इप्सो प्रोडक्ट हो जाएगा वो मेजर हो जाएगा और जो साइन प्रोजेक्ट हो जाएगा वो माइनर प्रोजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इप्सो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एक, जहाँ पे पूछा जाता है मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, 3 चीज़ इसमें पूछा जाता है। फर्दर हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग अभी प्रीवियस केस में लिए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिए हैं, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इप्सो मेजर बनता है या साइन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है। तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडामाइड से करा दें तो इन लिक्विड अमोनिया अगर सोडामाइड से करा देंगे तो एक बेंजाइन न्यूट्रल इंटरमीडिएट बेंजाइन बन जाएगा, उसको फर्दर अटैक कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन और यहाँ और इस वाले केस में जो हो जाएगा वो साइन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, साइन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर इप्सो सब्स्टिट्यूशन कराया जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उससे काफ़ी दूर रहेगा, लेकिन अगर साइन सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके काफ़ी पास रहेगा ये। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम करेगा, मतलब ये इंटरमीडिएट जो होगा या फिर जहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन या इंटरमीडिएट बनेंगे और जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो इप्सो प्रोडक्ट बनेगा, जो इप्सो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा और जो साइन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर बनेगा। तो मेन इसमें हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक इप्सो बनेगा, दूसरा साइन बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट में तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा वो इप्सो मेजर बनेगा और साइन जो होगा वो माइनर बनेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक इप्सो बनेगा, दूसरा साइन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो इप्सो हो जाएगा वो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ इप्सो और साइन प्रोडक्ट बनेंगे। तो इप्सो जो हो जाएगा वो हमारा माइनर हो जाएगा और जो साइन हो जाएगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा।
जो भी कंपटीशन, जितने भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर देते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो आज तक अभी तक का सेशन हम लोग जो भी देखे हैं वो एरर हाइलाइट से रिलेटेड सारे रिएक्शंस देखे हैं। इससे कुछ पार्ट छूटे हुए हैं जो कि हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हम क्विक रिवीजन के लिए बनाए हैं, ये इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं किया हमने, लिख के हैं, डायरेक्ट रिएक्शन शो किया, उसको समझाया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।